जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं 16 जून फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का। इसमें साथियों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको इस क्लास में हम लोग देखेंगे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको भी साथियों इसमें देखने वाले हैं। साथियों जिस किसी का भी एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो साथियों वो लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों इस क्लास से साथियों आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, फिर जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, पूछा गया था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित पहली महिला निर्देशक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित पहली महिला निर्देशक पायल कपाड़िया थी। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था पायल कपाड़िया, तो इसका राइट आंसर होगा पायल कपाड़िया। दोस्तों और जो पॉइंट है इनको देख लेते हैं। दोस्तों उन्हें जो है 2025 में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नामांकन मिला था। ठीक है साथियों, आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपर लिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो शॉर्टकट कुंजी है उसका नाम है Ctrl+K। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हाइपर जो लिंक डालने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट MS ऑफिस जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाए Ctrl+K। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रासंगिक राइट क्लिक मेनू दिखाने के लिए सबसे आम शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रासंगिक या जो राइट क्लिक मेनू दिखाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है उसका नाम है Shift+F10। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है शॉर्टकट की है, इससे जो है प्रासंगिक राइट क्लिक मेन्यू दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, दाब का जो विमीय सूत्र है वो होता है ML-1T-2। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों जो दाब है, दाब प्रेशर का जो फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये साथियों दाब का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो बल है, बल का जो विमा होती है ML-2 होती है, MLT-2 होती है, और साथियों जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है इसकी जो बीमा होती है L² होती है। ठीक है, तो यहाँ साथियों इसको जो है आप लोग देख लीजिए, ML-1T-2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था, और साथियों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन में साथियों शिक्षा का अधिकार दिया हुआ था, तो राइट आंसर साथियों शिक्षा का अधिकार इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व बना दिया गया। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। दोस्तों इसमें ये ऑप्शन दिए हुए थे, शायद ये ऑप्शन ना हो, आप जो है आप लोग देख लीजिए कि आपके इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा उसमें साथियों गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया था कि किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। दोस्तों जो गोवा है, गोवा में प्रति 1000 पुरुषों पर अनुसूचित जनजाति की 1046 महिलाएं थी। ठीक है, जो इन चारों राज्यों में सबसे अधिक है। साथियों अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है
984 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए मिजोरम की, मिजोरम राज्य की अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात था ये 976 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। अगर दोस्तों बात की जाए तमिलनाडु राज्य की, तो यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात था 981 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अगर साथियों आपसे पूछा जाता कि गोवा का लिंगानुपात कितना है, तब दोस्तों याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 1046 महिलाएं। ठीक है, इसका लिंगानुपात है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था, वित्त वर्ष 2029 तक कितना जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा वित्त वर्ष 2029 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की जो जीडीपी वित्त वर्ष 2029 तक $5 ट्रिलियन से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था $5 ट्रिलियन। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा $5 ट्रिलियन। ठीक है, विभिन्न रिपोर्टों के साथियों मुताबिक जो उस समय तक भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है ये 6.5 से 7% के बीच ये रह सकती है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग जो फैक्ट है इसको देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 27 जून को। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि ये जो है पहला MSME दिवस कब मनाया गया था, यानी साथियों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया था, दोस्तों जो पहला मनाया गया था 27 जून 2017 को मनाया गया था। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अधिनियम भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006-2020 में संशोधित हुआ था ये। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा अधिनियम 2006 परिभाषित करता है। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो साथियों याद रखना श्री नवनीत सहगल। ये दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों याद रखना जो असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनको दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तब दोस्तों याद रखिएगा लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना प्रकाशम पंतुलू को जाना जाता है। अगर दोस्तों हरियाणा केसरी की बात की जाए तो इनको जो है नेकी राम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए झारखंड में छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो बाबू राम नारायण सिंह को जाना जाता है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए बंगाल केसरी किसे कहा जाता है, तो आशुतोष मुखर्जी को दोस्तों बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों जितने भी फैक्ट हैं इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनसे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा जो 101वां संविधान संशोधन है ये वस्तु एवं सेवा कर यानी जो जीएसटी है इससे संबंधित है। दोस्तों आइए देख लेते हैं जो और फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, इनको जो है आप लोग देख लीजिए। इसमें साथियों ये जो संशोधन है, इस संशोधन के माध्यम से भारत में जीएसटी लागू किया गया। इसे संसद में 6 मई 2015 को पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह आधिकारिक रूप से 8 सितंबर 2016 को लागू हुआ। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है भारत में प्रभावी कब हुआ, तो जीएसटी व्यवस्था भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुई। जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए दिया गया 15 अंकों का यूनिक नंबर है। और साथियों जीएसटी के अध्यक्ष अगर बात की जाए तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं ये जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। अगर दोस्तों जीएसटी की दरें क्या हैं ये आपसे पूछा जाए तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
साथियों कुछ विशेष वस्तुओं पर ये अलग दरें हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, इनसे साथियों आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत से कौन से राज्य लगे हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए नीलगिरी पर्वत की, साथियों याद रखिएगा दक्षिण भारत में स्थित और यह 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से लगा हुआ है। दोस्तों ऑप्शन में जो दिया हो उस हिसाब से आप लोग आंसर राइट देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा जो कवारत्ती द्वीप है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है ये अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा जो कवारत्ती द्वीप है ये अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में ये दिया हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवारत्ती द्वीप। दोस्तों अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल अगर आपसे पूछा जाए कितने द्वीप हैं तो 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। हावलॉक द्वीप, रिची द्वीप, रटलैंड द्वीप, पोर्ट ब्लेयर द्वीप, ये साथियों निम्न कुछ द्वीप दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और इसके खिलाफ किस में अपील किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ था किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, लोक अदालत दोस्तों का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है, लेकिन इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इससे राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ी थी। दोस्तों याद रखिएगा विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश सेवा देने की बाध्यता सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत लागू हुई थी और इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों को आदेश मिलने पर विदेशों में भी सेवा करनी पड़ी थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य में अगम किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा जो संगम साहित्य है इसमें अगम का संबंध प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से है। दोस्तों ऑप्शन में प्रेम दिया हुआ था तो इसका राइट आंसर साथियों प्रेम हो जाएगा। ठीक है, संगम साहित्य की कविताएं मुख्यतः 2 विषयों में विभाजित हैं, अगम जो कि साथियों प्रेम, व्यक्तिगत भावनाएं और निजी जीवन, और साथियों जो पुरम है पुरम युद्ध, वीरता और सार्वजनिक जीवन, राजाओं की प्रशंसा से संबंधित है। दोस्तों अगर बात की जाए संगम साहित्यों में आगम वर्ग की रचनाओं की कविताओं का संबंध प्रेम से है और पुरम वर्ग की जो कविताओं का संबंध राज प्रशस्ति से है। दोस्तों ये जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन में साथियों ये दिया हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, केवल दिल्ली में स्थित भारतीय दूतावास में आवेदन करना चाहिए, न्यायालय में आवेदन करना चाहिए, संबंधित राज्य में आवेदन करना चाहिए या अपने देश में उपस्थित भारत के दूतावास में आवेदन करना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये ऑप्शन जो है कुछ दूसरे दिए हुए थे, लेकिन साथियों आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा अपने देश में उपस्थित भारत के दूतावास में आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए भारत की जो नागरिकता है प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है तो उसे अपने देश में स्थित भारत के दूतावास या उच्चायोग में आवेदन करना चाहिए। ठीक है साथियों, अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत यह प्रावधान है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति नागरिकता के लिए अपने देश में स्थित भारतीय दूतावास में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ऑप्शन जो दिया हो उस हिसाब से आप लोग आंसर राइट देख लीजिए। ठीक है
दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, एक पॉइंट और यहाँ पर और दिया हुआ है कि दिल्ली या किसी विशेष राज्य में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। साथियों ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। NHRC के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, ये साथियों ऑप्शन सही था। दोस्तों NHRC के सदस्य में न्यायमूर्ति को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों दिसंबर 2024 में हुई, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो महासचिव का नाम प्रियंक कानूनगो है, ये साथियों आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे गलत की बात की गई है, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो प्रियंक कानूनगो है NHRC के जो सदस्य हैं ये हैं, ना कि महासचिव के। ठीक है, यहाँ पर साथियों बोला गया था महासचिव का नाम प्रियंक कानूनगो है। ठीक है, तो इसलिए साथियों ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत जो शहरीकृत राज्य है वो है गोवा। ऑप्शन में साथियों गोवा राज्य दिया हुआ था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जहां दोस्तों 62.17% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगर दोस्तों तमिलनाडु की बात की जाए तो दोस्तों याद रखिएगा जो तमिलनाडु है ये दूसरे नंबर पर है, और साथियों इसकी जो आबादी है 48.40% है। ठीक है साथियों, तीसरे नंबर पर केरल है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और साथियों 5वें नंबर पर गुजरात है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगर आप बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, कुछ बच्चों ने बताया है कि वहां पर साथियों केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई थी। साथियों जो ऑप्शन में अगर दिल्ली दिया होता तो आप लोग साथियों राइट आंसर दिल्ली लगाते। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन में जो दिया हो आप लोग यहाँ से देख लीजिए उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जहां 97.5% आबादी साथियों शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो साथियों दिल्ली में क्या है, यहाँ पर साथियों 97.5% जो आबादी है शहरी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ है और साथियों इसके बाद जो है लक्षद्वीप है। ठीक है साथियों, अगर पहले स्थान पर बात की जाए दिल्ली है, दूसरे पर साथियों चंडीगढ़ है और साथियों तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में किस बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अनन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। दोस्तों जो सिटी यूनियन बैंक है इसके साथ दोस्तों ये आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अनन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ऑप्शन में साथियों जो दिया हो वो साथियों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अनुच्छेद जो अगला क्वेश्चन था, अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारत की नागरिकता लेने के लिए कहां आवेदन करना होता है। दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इनको भारत की नागरिकता लेने के लिए उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास में आवेदन करना होता है जहां वह व्यक्ति निवास कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में जो दिया हो वो आप लोग करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है जिससे जो है वहीं की लोकसभा भंग हो गई है। दोस्तों आंसर होगा हाल ही में मई 2025 में कुवैत देश में अविश्वास प्रस्ताव के बाद वहां की जो लोकसभा है वो नेशनल असेंबली को भंग किया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुवैत देश। ठीक है, ऑप्शन में साथियों कुवैत देश दिया हुआ था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत देश। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में प्रतिष्ठ क्या होता है।
दोस्तों याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में जो प्रदेष्ट है या प्रदेष्टा है, ये एक प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, ये साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था, प्रशासनिक अधिकारी, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना जो इसका कार्य है वो प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रमुख के रूप में कार्य करना था। प्रदेष्ट साथियों मुख्य रूप से किसी विभाग या क्षेत्र का अध्यक्ष या प्रधान होता था और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार रहता था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन में साथियों जो दिया हो वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा। दोस्तों मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन बनाने के लिए विश्व बैंक सहयोग करेगा। दोस्तों ऑप्शन में विश्व बैंक दिया हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, यह सहयोग अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर के आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रमों और रणनीतिक पहलों के रूप में सामने आया है और जिनका उद्देश्य अफ्रीका में समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1292 का विदिशा आक्रमण किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, 1292 का विदिशा जो भीलसा इसको बोलते हैं, भीलसा जो आक्रमण था ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये किया गया था। दोस्तों ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस आक्रमण के बाद साथियों अलाउद्दीन खिलजी को कारा और अवध का इक्ता प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये साथियों फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा जो सेबी है दोस्तों, सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तुहिन कांता पांडे हो जाएगा। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है और दोस्तों वे जो है माधवी पुरी बुच का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है। दोस्तों याद रखना, जो थार के मरुस्थल की प्रमुख संकटग्रस्त और विलुप्त होती जो प्रजाति है उसका नाम है गोडावड़। ठीक है, आंसर साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था गोडावड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोडावड़। ठीक है, जिसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी माना जाता है। यह पक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है और इसकी संख्या दोस्तों तेजी से घट रही है। इसके अलावा थार में जो है भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, मरुबिल्ली जैसी मांसाहारी प्रजातियां भी विलुप्ति के कगार पर हैं। पौधे में सेवड़ घास, आकेसिया, जेकमोटाई, टेफरोसिया, फेल्सीपेरम, गूगल फोग, सरगोड़ा और रोहिड़ा जैसी प्रजातियां भी संकट में हैं। दोस्तों इनमें से ऑप्शन में जो दिया हो आप लोग साथियों उसको राइट आंसर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था 2025 में COP 16 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा 2025 में COP 16 जैव विविधता सम्मेलन की जो अध्यक्षता है कोलंबिया ने की है। दोस्तों आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री जो हैं सुसाना मोहम्मद COP 16 की अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बों में क्यों रखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो खाने का भोजन है वायुरोधी डिब्बों में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब ना हो। हवा में मौजूद जो नमी है बैक्टीरिया और फफूंदी भोजन को सड़ा सकते हैं या उसमें संक्रमण फैला सकते हैं। वायुरोधी डिब्बे भोजन को ताज़ा और सुरक्षित बनाए रखते हैं जिससे उनका जो स्वाद है दोस्तों और पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इनमें से साथियों जो भी ऑप्शन में दिया हो वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा जो भोलेनाथ सिंह हैं ये 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। साथियों जो 1857 का जो विद्रोह था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे
जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों और सैनिकों को संगठित किया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुराख वाले वाद्यों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो सुराख वाले वाद्य होते हैं, इनको सुशिर का अर्थ होता है दोस्तों सुराख। ये पहले बात तो आप लोग याद रखिएगा, इसलिए सुराख वाले जो वाद्यों को दोस्तों सुशिर वाद्य कहा जाता है। ऑप्शन में साथियों ये दिया हुआ था सुशिर वाद्य, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सुशिर वाद्य। इस प्रकार के जो वाद्य को फूंक कर बजाया जाता है। अगर साथियों आगे जो एग्जाम आने वाला है उसमें साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये सुराख वाले जो वाद्य होते हैं इनको कैसे बजाया जाता है, तब दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा फूंक करके। ठीक है, इस प्रकार के जो वाद्यों में दोस्तों शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो शहनाई है, शहनाई जो है सुराख वाला वाद्यों के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कंप्यूटर में बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि बनाता है। दोस्तों जो कंप्यूटर में जो बिना मूल डेटा खोए उसकी जो प्रतिलिपि बनाता है वो कंप्यूटर में जो कॉपी पेस्ट कमांड बिना मूल डेटा को खोए उसकी जो प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, साथियों आंसर हो जाएगा कॉपी पेस्ट। जब आप किसी फाइल, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी, दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि जो कॉपी है, कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है Ctrl+C है। ठीक है, तो साथियों उसकी जो एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड में चली जाती है और मूल डेटा वही रहता है। फिर आप पेस्ट यानी जो Ctrl+V कमांड से उसे कहीं भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों अगर याद पूछा जाए आपसे कि जो पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम का शुभारंभ किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो सजनम है इसका शुभारंभ जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम का शुभारंभ किया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसे दोस्तों CSIR के त्रिवंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसको विकसित किया है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला जो देखते हैं, जो सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको साथियों हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस कोर्ट ने एक फैसले में कहा है यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और उसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो उसका जो बयान है, बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। दोस्तों ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और उसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो केवल उस बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना पुष्ट प्रमाणों के अदालती बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों याद रखिएगा जो होम रूल आंदोलन है इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना था। ठीक है साथियों, ऑप्शन में दिया था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य में के भीतर जो है भारत के लिए सुशासन प्राप्त करना। साथियों अगर बात की जाए होम रूल आंदोलन की तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 1916 में की गई थी। दोस्तों जो तिलक थे, तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि जो एनी बेसेंट दोस्तों हैं इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग जो है शुरू की थी। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडोज 11 में सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों शॉर्टकट की से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए साथियों आप लोग एक बार शॉर्टकट की जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विंडो की प्लस आई को साथियों इससे जो है विंडोज 11 में सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। यह युद्ध दोस्तों अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार और विनाश को देखकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने जो है किस धर्म को अपनाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। दोस्तों जो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये जो है कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। लेकिन साथियों अगर बात की जाए जो कुचिपुड़ी है ये नृत्य कहाँ का है, दोस्तों आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा जो ये भारत, चीन और म्यांमार की जो त्रिजंक्शन सीमा है इस पर दीफू दर्रा नामक यह दर्रा जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और म्यांमार की सीमाओं के मिलन स्थल पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का जो त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा है ये किस सीमा रेखा पर है, दोस्तों यह भी आप लोग याद रखिएगा ये जो है मैक मोहन रेखा पर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कथक और पांडवानी नृत्य है ये जो है महाभारत की कहानियों को दर्शाते हैं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा कथक और पांडवानी नृत्य। इनमें साथियों जो भी ऑप्शन में दिया हो उस साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो कथक शब्द का अर्थ है कथा कहना या कहानी सुनाना, और दोस्तों जो पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका अर्थ है पांडवों की कहानी। दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन जो दिया रहा होगा वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं वो अधिकांश कथकली नाटकों का विषय प्रदान करती हैं। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि महाभारत के महान युद्ध के दिनों से हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप प्रचलित है, तो दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा धमाल। ठीक है, ये साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिमित्री मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में किस वर्ष में प्रकाशित की थी। दोस्तों ये वर्ष पूछा गया था कि जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को किस वर्ष प्रकाशित की थी। दोस्तों याद रखिएगा 1869 में प्रकाशित की थी। ठीक है, अगर दोस्तों वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये दोस्तों 1872 में प्रकाशित हुई थी जर्मन पत्रिका में। और दोस्तों ये जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के मुख्य दोष क्या थे, तो हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसमें समस्थानिकों को अलग स्थान नहीं दिया गया था और कुछ तत्वों की स्थिति न्योचित नहीं थी, जैसे लैंथेनाइट और एक्टेनाइट को शामिल इसमें नहीं किया गया था। तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इनमें कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों उसमें जो ऑप्शन दिया था छत्तीसगढ़, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बाकी साथियों और भी देख लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, उनमें साथियों है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में जो दिया रहा होगा उस हिसाब से आप लोग आंसर सही दे लीजिएगा यहाँ से। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा चंडीगढ़ और दिल्ली दो हैं। ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो ये सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था रोहतांग दर्रा किस पर्वत पर स्थित है, ये साथियों आपसे पूछा गया था। दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, और साथियों जो रोहतांग दर्रा है ये भारत के हिमालय प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो साथियों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया हो वो साथियों आप लोग आंसर सही यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी, ये साथियों आपसे पूछा गया था। तो याद रखिएगा
जो 2025 का जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस था, इसकी जो थीम थी सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण, ये साथियों उसकी थीम थी। यानी कि जो सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, ये साथियों इसकी थीम थी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग साथियों यहाँ से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। और साथियों जो 2025 में जो ये मनाया गया था, ये 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बर्लिन फूड समिति 2025 कहाँ हुआ है। दोस्तों जो बर्लिन फूड समिति है 2025 का आयोजन 15 से 18 जनवरी 2025 तक बर्लिन यानी जो जर्मनी में हुआ है। ठीक है, यह सम्मेलन दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि प्रणालियों पर केंद्रित था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहा जाता है। साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु संविधान। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा साथियों नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ से फैक्ट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो याद रखिएगा 1867 में की थी। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था आफ्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मुंबई में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना था। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आनंद नाग को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों आनंद नाग को दोस्तों जो पद्म भूषण है ये कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 2025 में 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण जो है दोस्तों 7 हैं। पद्म भूषण की संख्या साथियों 19 है और जो पद्मश्री है इनकी संख्या 113 है। दोस्तों 13 जो है मरणोपरांत पुरस्कार विजेता है और साथियों जो 10 हैं ये 10 विदेशी NRI, PIO, OCI और 23 साथियों महिलाएं थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि 2025 में जो पद्म भूषण दिए गए हैं इनमें साथियों ये जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं इनमें साथियों कितनी महिलाएं थी। दोस्तों याद रखिएगा इसमें 23 महिलाएं थी। दोस्तों आइए देख लेते हैं जो कुछ पद्म भूषण हैं वो किन किन को दिया गया है। साथियों ये 19 लोगों को दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे आइए देख लीजिएगा ये 19 लोग कौन कौन से हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले जो है ए सूर्य प्रकाश, इनको दोस्तों साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में और साथियों इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये साथियों कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों जो अगले हैं अनंत नाग, ये साथियों कला के क्षेत्र में संबंधित हैं और साथियों ये जो है कर्नाटक के हैं। ये साथियों अगला जो है विवेक देव राय, इनको साथियों मरणोपरांत दिया गया है। ये साहित्य एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, ये साथियों दिल्ली से हैं। जतिन गोस्वामी साथियों ये कला से संबंधित हैं। साथियों ये जो है असम से हैं। ठीक है साथियों जोश चाको पेरियापुरम, साथियों ये जो है दवा क्षेत्र से हैं और साथियों ये जो है केरल के हैं। ठीक है साथियों अगर बात की जाए कैलाश नाथ दीक्षित की, तो ये दोस्तों अन्य पुरातत्व से संबंधित हैं और साथियों ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हैं। ठीक है दोस्तों अगला है मनोहर जोशी, इनको दोस्तों मरणोपरांत साथियों दिया गया है और साथियों ये जो है सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। दोस्तों नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं और साथियों ये जो है तमिलनाडु से हैं। नंदमुरी बालकृष्णन, ये जो है साथियों कला क्षेत्र से संबंधित हैं और दोस्तों याद रखिएगा तेलुगु फिल्म अभिनेता हैं साथियों ये, और ये जो है साथियों आंध्र प्रदेश से हैं। अगर बात की जाए PR श्रीजेश की, तो ये दोस्तों खेल हॉकी से संबंधित है और साथियों ये जो है केरल से हैं। ठीक है साथियों जो पंकज पटेल हैं ये व्यापार और उद्योग से हैं और ये साथियों गुजरात से हैं। पंकज उदास, इनको साथियों मरणोपरांत दिया गया है। इनको साथियों आप लोग याद रखिएगा, जिनको मरणोपरांत दिया गया है
ये साथियों इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इनको जो साथियों ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, गजल गायक हैं ये साथियों महाराष्ट्र से हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है राम बहादुर राय। इनको दोस्तों साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित हैं ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं। साध्वी रितंभरा, ये दोस्तों सामाजिक कार्य से संबंधित क्षेत्र से हैं और दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश से हैं ये भी। ठीक है, एस अजीत कुमार दोस्तों ये कला क्षेत्र से हैं, तमिलनाडु। ठीक है, शेखर कपूर दोस्तों, इनको दोस्तों कला फिल्म निर्देशक साथियों, इनको साथियों ये महाराष्ट्र से हैं। और दोस्तों शोभना चंद्र कुमार ये कला क्षेत्र से तमिलनाडु से हैं ये। ठीक है, सुशील कुमार मोदी दोस्तों सार्वजनिक मामलों बिहार से हैं, इनको साथियों जो है ये मरणोपरांत साथियों हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अगले हैं विनोद धाम, इनको साथियों विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित साथियों ये, और ये जो है यूएसए से हैं। ठीक है, ये साथियों आप लोग जो है 19 इसमें साथियों जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, इनको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संगठन ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान 2.3% लगाया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% रहने का अनुमान लगाया है किसने? विश्व बैंक ने। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021-22 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 8.8% था, और 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है ये 65% थी। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था 65%, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था, आल्ट प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आल्ट प्लस टैब का उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले हुए प्रोग्रामों या एप्लीकेशन विंडोज के बीच जल्दी से स्विच करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किसने किया था? तो अलीपुर जो विश्वविद्यालय में दोस्तों बम विस्फोट खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। और दोस्तों 1908 में इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में बम फेंका था, लेकिन गलती से 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई थी, और यह घटना दोस्तों अलीपुर बम कांड के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन में इनमें से जो दिया हो वो साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अलीपुर बम कांड जिसे मुरारीपुर कुकुर खड़यंत्र या मलिकटोला बम खड़यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, जो एक कंप्यूटर में डिलीट की गई जो सभी फाइलें हैं ये रिसाइकल बिन में जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश निर्देशों की संख्या कम की गई थी? दोस्तों ब्रिटिश निर्देशों की संख्या कम करने का जो प्रावधान है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह भारत का राज सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में चेन्नई में आयोजित अनाहत सिंह ने किस टूर्नामेंट में स्क्वैश में महिला एकल का खिताब जीता है? दोस्तों SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर इवेंट 17 से 21 मार्च 2025 तक चेन्नई तमिलनाडु में भारतीय स्क्वैश और ट्रायथलॉन अकादमी में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आकांक्षा चालुंखे को 3-1 से हरा करके अपना 10वां खिताब जीता है। ठीक है साथियों, अगर पुरुष में वीर चोट रानी ने फाइनल में फ्रांस के मेलविल सियानिमिको को 3-1 से हराकर अपना 6ठा PSA खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा ये साथियों आप लोग सही आंसर देख लीजिए यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, जो स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई यानी जो तमिलनाडु में है ये। ठीक है, तो इसको भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? दोस्तों उसमें से 4 ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर साथियों हमको 3 ही ऑप्शन मिल पाए हैं,
और दोस्तों एक ऑप्शन और था, वो आप लोग देख लीजिए। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरांचल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो फैक्ट है इसको देख लेते हैं। पूर्वोत्तर और मध्य भूमि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, जबकि उत्तरांचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रायद्वीपीय पठार ऊपर उठी भूमि की का जो है एक बड़ा क्षेत्र है, जो सिंधु गंगा मैदान के दक्षिण स्थित है। पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल सहित कई भारतीय राज्यों के भाग शामिल हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूरसंचार विधेयक के बारे में सही कथन कौन सा है। दोस्तों याद रखिएगा, दूरसंचार विधेयक 2023 दिसंबर 2023 में संसद में पारित हुआ था और 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे अधिनियमित किया गया। भारत में दूरसंचार से संबंधित पहला विधेयक दोस्तों भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 था, जिसे ब्रिटिश काल में लाया गया था और लंबे समय तक दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता रहा। इसके बाद दोस्तों आधुनिक संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विधेयक पहली बार 2022 में मसौदा रूप में और 2023 में संसद में पारित किया गया। दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में फाइल को सेव करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने का सही तरीका दोस्तों निम्नलिखित है। अगर दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट की बात की जाए तो सबसे तेज और आसान तरीका Ctrl+S दबाना है, जिससे फाइल तुरंत सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर मेन्यू से की जाए बात तो फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज विकल्प चुनें। सेव एज का उपयोग नई फाइल के नाम या स्थान बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फोल्डर चुनना, इसके साथियों सेव करते समय उपयुक्त फोल्डर चुनें, फाइल का नाम दें और सेव बटन पर क्लिक करें। बार बार सेव करें। काम करते समय जो है समय समय पर Ctrl+S दबाकर फाइल को बार बार सेव कर रहे मतलब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यह तरीका सभी प्रमुख सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में लागू होता है। दोस्तों इनमें से जो है ऑप्शन दिया होगा वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 से 27 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहां आयोजित हुई थी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा दिल्ली में ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। साथियों अगर बात की जाए मुख्य विषय की तो स्वास्थ्य असमानता सुनिश्चित करने के लिए पहुंच बढ़ाना। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि कार्यक्रम का स्थान क्या है, दोस्तों भारत मंडपम प्रगति मैदान, यहाँ पर साथियों ये इसका आयोजन किया गया था। साथियों 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 19 से 27 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 में किस समिति ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की सिफारिश की थी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन कराधान संचार में सुरक्षा के लिए किया गया था। अगर साथियों ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा चिलैया समिति का गठन 1991 में भारत की कर संरचना में सुधार के सुझाव देने के लिए किया गया था। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसमें भुगतान संतुलन की समस्या और उच्च मुद्रास्फीति शामिल थी। इस संकट से निपटने के लिए दोस्तों सरकार ने एक नई आर्थिक नीति शुरू की थी। ठीक है, ये दोस्तों जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक यानी साथियों जो सिद्धांत दिए थे इन पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 वैश्वीकरण के बाद कौन सी संस्था की स्थापना किया गया था। दोस्तों आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी साथियों जो WTO है इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ये साथियों 261 AD में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ फोल्डर बनाना पर्याप्त नहीं है। फोल्डर बनाने से फाइलें केवल व्यवस्थित और कुछ हद तक सुरक्षित रहती हैं, लेकिन कोई भी यूजर उस फोल्डर को खोल सकता है। दोस्तों फाइल को सही मायने में सुरक्षित रखने के लिए ये उपाय करें। कौन कौन से उपाय हैं? तो फोल्डर या फाइल पर पासवर्ड लगाएं या लॉक करें,
जिससे बिना पासवर्ड के कोई और उसे ना खोल सके। फाइल या फोल्डर को इनक्रिप्ट करें जिससे डेटा सुरक्षित रहे और अनधिकृत व्यक्ति उसे ना खोल सके। एक्सेस कंट्रोल सेट करें ताकि केवल अधिकृत यूजर ही फाइल खोल सके। नियमित बैकअप लें ताकि डेटा खोने की स्थिति में उसे वापस पाया जा सके। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन में दिया होगा वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि वायरस या मालवेयर से सुरक्षा मिल सके। ठीक है साथियों, इनमें से आप लोग देख लीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए क्या दबाना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए इंटर कुंजी दबानी चाहिए, खास करके जब आप MS वर्ड या नोटपैड जैसे टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हों। दोस्तों अगर बात की जाए टैबलेट या एक्सेस सीट में, इसमें साथियों साथियों यहाँ पर टेबल होगा। ठीक है, अगर साथियों आप टेबल या एक्सेल सीट में हैं तो अगली सेल में जाने के लिए दोस्तों टैब दबाते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिधीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। तो दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसका मुख्य कार्य है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ना। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में से सूचनाएं जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है और वहां से दोस्तों आदेश लेकर के अंगों तक भेजता है, जिससे शरीर बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया कर सकता है। दोस्तों अगर संक्षेप में बात करें तो यह शरीर और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच संचार का कार्य करता है। बाहरी और आंतरिक सूचनाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तक पहुंचाता है और वहां से आदेश अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं स्वैच्छिक जैसे मांसपेशियों की गति और अनैच्छिक जैसे दिल की धड़कन क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से ये आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी कब दिया था। दोस्तों जो मेंडलीव है इन्होंने आवर्त सारणी दोस्तों 1869 में दिया था। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देख चुके हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय नागरिकता के लिए CAA 2019 में क्या आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वोटर कार्ड ये आवश्यक है, पासपोर्ट या वीजा ये भी आवश्यक है, दोस्तों आधार कार्ड ये भी आवश्यक है, लेकिन साथियों जो ऑप्शन नंबर C है जन्म प्रमाण पत्र ये दोस्तों आवश्यक नहीं है। दोस्तों CAA 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। इसमें मुख्य रूप से धर्म के आधार पर पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दोस्तों आवेदक को अपने धर्म और भारत में निवास की अवधि का प्रमाण देना होता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेजों में नहीं है। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी जो साथियों जो दस्तावेज हैं जैसे वोटर कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड पहचान या निवास प्रमाण पत्र के रूप में मांगे जा सकते हैं, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। दोस्तों इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनंतनाग किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये जो है कला के क्षेत्र में इनको पद्म पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक विश्व स्वास्थ्य समिति का बैठक कहाँ हुआ था। दोस्तों आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। दोस्तों छऊ नृत्य है, उड़ीसा का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, ये साथियों आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता को कम कर दी गई थी। दोस्तों आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं जो 16 जून को जो थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आइए देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। दोस्तों आंसर हो जाएगा जो तत्व वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तारों या तंतुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और इन्हें उंगलियों, मिजराब या गज से बजाया जाता है। जो एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों सितार, सारंगी, गिटार, सरोद, इकतारा और दोस्तों जो वीणा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में वीणा दिया हुआ था इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था
कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। ठीक है, इनको दोस्तों अप्रैल 2025 में ये इनको जो है आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों डॉक्टर गुप्ता माइकल देवप्रता पात्रा की जगह लेंगी। ठीक है, ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिंद पन्हो किस प्रकार की पुस्तक है? तो बौद्ध ग्रंथ है ये। ठीक है, ये साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। जो राजा मिलिंद यानी जो मिनांडर फर्स्ट और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवादों का संग्रह है, यह दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है साथियों, जो ये भी फैक्ट आप जो लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से जनजातीय नेता को फांसी ना देकर देश से बाहर निर्वासित कर दिया गया था? दोस्तों तिरोट सिंह को जो है ये जो है इनको फांसी ना दे करके बाहर निर्वासित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो तिरोट सिंह है ये जो है मेघालय के खासी राजा तिरोट सिंह को अंग्रेजों ने खल से बंदी बना लिया था और उन्हें गुवाहाटी लाया गया था और फिर निर्वासन के लिए डेक्का बांग्लादेश में जो कि है भेज दिया गया। वहां उन्हें दोस्तों नज़रबंद रखा गया और उनका शेष जीवन कैद एवं एकाकीपन में बीता। उन्हें कभी फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है साथियों, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तबकात ए मोइनुद्दीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा। दोस्तों इस पुस्तक को तबकात ए नासिरी के नाम से भी जाना जाता है। मिनहाजुद्दीन सिराज ने इस पुस्तक को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। और दोस्तों यह पुस्तक मोहम्मद गोरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और साथियों यह पुस्तक जो है 23 भागों में विभाजित है और फारसी भाषा में लिखी गई है। ये दोस्तों तबकत ए अकबरी किसने लिखी थी अगर आपसे पूछा जाए तो निजाम हिंद अहमद ने दोस्तों तबकत ए अकबरी पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये साथियों एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये साथियों जो है 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया था। साथियों जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें साथियों ये पहले अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे बाद में सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। और इसके साथ ही 44वें संशोधन में जो है यह भी जोड़ा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित में इसकी सिफारिश ना करें। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद, दोस्तों एक पॉइंट और आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ठीक है, सभी इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवालिक पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं? दोस्तों याद रखिएगा जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये बाह्य हिमालय, पश्चिम में सिंधु नदी पाकिस्तान से लेकर साथियों पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम तक ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं। दोस्तों इनका जो विस्तार है उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और दोस्तों नेपाल तक साथियों इनका विस्तार है। ठीक है साथियों, यहाँ से आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर देख लीजिएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? दोस्तों ये जो है तत्ववाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तारों या तंतुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। उन्हें दोस्तों उंगलियों, मिजराब या गज से बजाया जाता है। अगर बात की जाए उदाहरण की तो इसमें साथियों सितार, सारंगी, गिटार, सरोद, इकतारा दोस्तों बीड़ा, ये साथियों इसके जो एग्जाम्पल हैं। दोस्तों ऑप्शन में जो है बीड़ा दिया हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीड़ा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? दोस्तों याद रखिएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A के अनुसार
समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित ना हो। यह साथियों अनुच्छेद समान न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता की बात करता है। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। ये साथियों ऑप्शन में दिया हुआ था। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर पॉइंट में एक नया प्रीवियंस साथियों बात की जाए प्रेजेंटेशन की खोलने के लिए किस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों न्यू देन सेलेक्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। साथियों पावर पॉइंट में एक नया खाली प्रेजेंटेशन खोलने के लिए आपको नया पर क्लिक करना होगा और फिर खाली प्रेजेंटेशन चुनना होगा। ठीक है साथियों, वैकल्पिक रूप से आप कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से देख लीजिए जो भी ऑप्शन में दिया हो वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 10 से 13 नवंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा लिस्बन जो साथियों पुर्तगाल में है, यहाँ पर साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में जनजाति कितने हैं। दोस्तों अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का लगभग 8.6% या 10.4 करोड़ लोग हैं। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जातियों को अनुसूचित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था 730, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 730 साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और जो फैक्ट हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनमें से 97% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि जो 10% हैं ये शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। साथियों इनमें से साथियों जो 97% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जो 10% हैं ये शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ये दोबारा लिख गया है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का लगभग 38% है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये साथियों एग्जाम में आपके जरूर आएगा। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साथियों भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है, तो दोस्तों आंसर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा गया था। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। यह दूरी अरुणाचल प्रदेश की किबिथु यानी पूर्व से गुजरात के दोस्तों रणकच्छ पश्चिम तक ये मापी गई है। दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 3214 किलोमीटर है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। ठीक है साथियों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में किस गायिका को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ से देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन पद्म अवार्ड से ये दोस्तों सभी शिफ्टों में पूछा गया है, इसलिए साथियों आप लोग जो है इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है शारदा सिन्हा को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों जो थार मरुस्थल में निम्न की जो प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं, खेजड़ी, रोहिड़ा, कुमुट, जाल और साथियों बेर, कैर, नीम, पिंपा, ये साथियों जो वनस्पतियां हैं ये साथियों पाई जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में जो भी दिया होगा वो साथियों इनमें से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्य पुस्तिका या जो वर्क बुक है इसको सहेजने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है कौन सी है। दोस्तों Ctrl+S है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते थे। दोस्तों आंसर हो जाएगा कुल 33 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें से 8 जो है स्वर्ण पदक थे, 18 जो है दोस्तों रजत पदक थे और 7 जो है कांस्य पदक थे। ठीक है, ये साथियों खेल इटली के ट्यूरिन में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है और जो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस ने 1905 अधिवेशन के बाद कौन सा अधिवेशन शुरू किया था। दोस्तों कांग्रेस ने 1905 बनारस अधिवेशन के बाद दोस्तों 1906 का कलकत्ता अधिवेशन शुरू किया था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की। और दोस्तों इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोप 16 का नारा क्या था। ये साथियों आपसे पूछा गया था। दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रकृति के साथ शांति। यह नारा दोस्तों जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप का 16 का प्रतिनिधित्व करता है, जो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कैली कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों कोप 16 का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उसे उलटना। जैव विविधता साथियों तो सम्मेलन है। ये कोप 16 का दूसरा सत्र इटली के रोम में आयोजित किया गया था। यह सत्र साथियों 25 से 27 फरवरी 2025 तक FAO मुख्यालय में हुआ, क्योंकि पहले कोलंबिया के कैली में आयोजित सत्र को कोरम की कमी के कारण दोस्तों इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति के साथ शांति। दोस्तों इसका नारा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों जो डिजिटल इंडिया के जो मुख्य उद्देश्य हैं इनको देख लीजिएगा। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना, डिजिटल विभाजन को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। और दोस्तों ये साथियों इनमें से जो ऑप्शन में दिया होगा आप लोग साथियों वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साथियों यहाँ से देख लीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त अधिनियम ने किस वर्ष में ही प्रतिभूति लेन देन कर नामक कर की शुरुआत कर दी, जो वित्तीय बाजार लेन देन के से कर एकत्र करने का एक स्वच्छ और कुशल तरीका था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में ही प्रतिभूति लेन देन कर की शुरुआत कर दी थी, जो वित्तीय बाजार लेन देन से एक कर जो है एकत्र करने का एक स्वच्छ और कुशल तरीका था। दोस्तों याद रखिएगा 2025 में दोस्तों अगर पूछा जाए कि दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस गायक को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा महान गजल गायक पंकज उधास को दोस्तों ये जो है 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये साथियों क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीनोम अनुक्रमण की बेहतर संभावनाओं में कौन कौन शामिल है। दोस्तों याद रखिएगा व्यक्तिगत चिकित्सा रोगों की बेहतर समझ और फसल की पैदावार में वृद्धि शामिल है। जीनोम अनुक्रमण किसी भी जीव के DNA अनुक्रमण को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। जीनोम अनुक्रमण का उपयोग फसलों की बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। जीनोम अनुक्रमण से डॉक्टर यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शरीर दवाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण से शोधकर्ता रोगों के आनुवंशिक कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलोरीज थ्योरी ने किस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। दोस्तों जो कैलोरीज थ्योरी है यानी जो कैलोरी मिति का जो सिद्धांत है इसने ऊष्मा द्रव्य सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। दोस्तों ऑप्शन में ये दिया हुआ था। ठीक है, पहले साथियों यह माना जाता था कि ऊष्मा एक द्रव के रूप में वस्तुओं में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कैलोरी थ्योरी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। इसके अनुसार दोस्तों ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और दोस्तों इसका स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा द्रव्य सिद्धांत को जो है ये प्रतिस्थापित करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा Ctrl+N का इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है।
तो ये दोस्तों सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा है, इसे लगातार 13वीं बार यह खिताब मिला है। तो साथियों अगर बात की जाए हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो साथियों ये जो है दोहा कतर में है। और दोस्तों जो टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये जापान में है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट में लघु उद्योग का क्राइटेरिया यानी वर्गीकरण मानदंड को कितना क्या किया गया है। दोस्तों कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर के 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले दोस्तों यह सीमा 40 करोड़ रुपए थी, जिसे 2.5 गुना बढ़ाया गया है ताकि अधिक उद्योग इस श्रेणी में आ सके और दोस्तों सहकारी प्रोत्साहन का लाभ उठा सकें। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 करोड़ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने मैत्रक शासक शिलादित्य का उल्लेख किया है। दोस्तों याद रखिएगा जो हैन सांग दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैत्रक शासक शिलादित्य का जो उल्लेख है चीनी यात्री हैन सांग ने किया है। और दोस्तों हैन सांग ने वल्लभी गुजरात की यात्रा के दौरान मैत्रक शासक शिलादित्य और उनके राज्य का वर्णन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किस धर्म को बाहर रखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था मुस्लिम धर्म। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम धर्म। यह अधिनियम दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के आए हुए जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ था लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में सेवा सिंह ठीकरी वाला की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई, यह किस आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों ये जो है अकाली आंदोलन और रियासती प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से साथियों जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पंजाब के प्रसिद्ध अकाली नेता थे और दोस्तों गुरुद्वारा सुधार तथा रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना के लिए ये सक्रिय रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में गठित एनके सिंह समिति का उद्देश्य क्या है। दोस्तों याद रखिएगा 2016 में जो गठित एनके सिंह समिति है इसका उद्देश्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए साथियों सुझाव देना था। दोस्तों अगर बात की जाए वोल्ट मीटर को समांतर श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता था, ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा जो वोल्ट मीटर है इसको समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है ये बहुत अधिक होता है और इसे जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है उनके समांतर जोड़ने पर वही विभवांतर वोल्ट मीटर के सिरों पर मिलता है। यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वह सही विभवांतर नहीं दिखाएगा, इसलिए इसे दोस्तों हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग जो ऑप्शन में दिया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस को कैसे लिखते हैं। दोस्तों आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में जो मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उपयोग करने के लिए आप कॉलम या पंक्ति के पहले एक डॉलर चिन्ह का उपयोग करते हैं और साथियों उदाहरण जैसे $A1 एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। दोस्तों जिस ऑप्शन में डॉलर का चिन्ह दिया होगा वो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे किस शहर के यातायात को कम करने के लिए है। दोस्तों याद रखिएगा ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है ये दोस्तों इसका उद्देश्य है ये दिल्ली शहर के यातायात को कम करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो 16 जून 2025 में साथियों जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और साथियों जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको दोस्तों हमने आज इसमें देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं जो अगला एग्जाम है 17 जून को, उसमें साथियों जो पूछे गए हैं उनको साथियों क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।